जबरदस्त ठंड पड़ रही है। आपको पता है ग्वालियर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और आज मुझे 2 महीना हो गया है जिम जाते जाते। और सच बता रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिम जाऊंगा और जिम गया और जिम जाने का अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं मुझे। और मतलब अच्छा एक कॉन्फिडेंस सा फील होता है। तो ये जो है आज जल्दी जा रहा है क्योंकि इसको कोई मीटिंग है इसकी। क्या मीटिंग? डबरा जा रहे हो? टूर पे जा रहा हूँ। हैं? टूर पे जा रहा है अभिषेक, टूर पे जा रहा है। मिलते हैं अपन, ठीक है, चल बाय। 17 जनवरी को कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है फाइनली। लेकिन उसने अभी हाल ही में एक और फिर से विवादित बयान दे दिया। पहले जो है वो पंजाबियों के ऊपर, सिखों के ऊपर ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उसने एक विवादित बयान किया था, जिसके चलते उसकी पिक्चरों को 2-3 बार जो है रिलीज से रोक दिया गया था। अब कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी के ऊपर एक विवादित बयान दे दिया है और बोल रही हैं कि फिल्म की रिसर्च के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, फिल्म के मेकिंग के दौरान जब वो इंदिरा गांधी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, वो पीएचडी स्कॉलर हैं, तो उसके दौरान उनको ये एहसास हुआ कि इंदिरा गांधी सबसे जो है वो कमजोर प्रधानमंत्री रही है भारत की। वैसे हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जीवन काफी विवादित रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए, जो लोग इंटरनेट पर बताते हैं। जो 3 काम जिसके चलते भारत को कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ है। पहला जो है, उन्होंने जितने भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया और उससे जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उसे भारत के किसानों के ऊपर जो है इस्तेमाल किया, उनके विकास के लिए इस्तेमाल किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया। उसके बाद जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था कि आपको पता है कि भारत आज़ादी से पहले जो है राजा रजवाड़ों का इलाका रहता था, सारे राजा यहाँ पर रहते थे और उन राजाओं की जो ज़मीनें थी, जो सल्तनत थी, वो भारत में जो है मर्ज की गई, तब हमारा देश भारत बना। लेकिन उसके चलते उनको जो है एक मोटी रकम हर महीने पेंशन के तौर पर मुआवजे के रूप में जाती थी। इंदिरा गांधी ने वो भी बंद करवा दी, क्योंकि उस समय भारत जो है बहुत बुरी परिस्थिति में चल रहा था और ये करना सच में कठिन काम रहा होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे राजा थे, उन सबकी यूनिटी थी, उनका पावर थी, उनका सत्ता थी, उनके पास लोग थे। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने वो रुकवा दिया। तीसरा काम जो है, आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही माना जाता था, मतलब बांग्लादेश भी पाकिस्तानी था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था। वहां पर जो विद्रोह हुआ था, उसके चलते बांग्लादेश को आजाद करा के उसको एक स्वतंत्र देश बनवा दिया। इंडिया टीवी भी बोल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने भी एक विवादित बयान दे दिया है। वो कहते हैं कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किए, वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए? असल में जो भी आप बयान देख रहे हैं ना, ये आधा अधूरा बयान दिखाया जा रहा है। हो क्या रहा था कि चंद्रशेखर आजाद पर जो हुए थे, जो उनके ऊपर चली थी, उसके सिलसिले में वो सहारनपुर जो कोर्ट है वहाँ पर आए थे अपना बयान वगैरह दर्ज कराने के लिए। लौटते वक्त बहुत सारे पत्रकारों ने चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया और उनसे पूछा कि महाकुंभ शुरू होने वाला है, आजाद समाज पार्टी का क्या रुख है उसके प्रति। तो उन्होंने सीधा साधा सी बात बोली कि हम जो है बात करते हैं लोगों की नौकरियों के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए, इससे हमें क्या लेना देना। जिसने पाप किए हैं वो चले जाए धोने के लिए। और इस बात को इतना बड़ा तूल बनाया जा रहा है। आपको पता है न्यूज़ मीडिया को मसाला चाहिए, मिल गया, अब वो मसाला चलता रहेगा। और इस वक्त जो है बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे पड़े हुए हैं। न्यूज़ में बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो रावण है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद का, जिसमें उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा और अपनी बात पे कायम रहूंगा। खूंटा गाड़ दिया। तो जिसको परेशानी हो, वो जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। दिल्ली चुनाव से याद आया कि इस समय अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कुछ साल पहले कि वो 2025 तक यमुना नदी को
साफ कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि यमुना नदी की हालत अभी भी कैसी है। लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें जो झाग हो रहा है वो शैम्पू है। कई सारे वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जिसमें लोग उन झाग से अपने बाल धो रहे होते हैं, लेकिन वो कितनी जहरीली है ये तो आप सबको पता ही है। तो उन्होंने ये बोला था कि 2025 तक अगर वो यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए तो दिल्ली वासी उनको वोट ना दें। अब लोग ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या अब अरविंद केजरीवाल को लोग वोट देंगे। 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। इससे पहले आकाश आनंद ने भी अरविंद केजरीवाल को इसी तरह से घेरा था। वो बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं ना वो द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि यमुना साफ हुई नहीं, वहाँ की सड़कें अभी भी टूटी फूटी हैं, कई जगहों पर पानी भी नहीं आ रहा है, कई जगहों पर बिजली 24 घंटा नहीं रहती। लेकिन बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने आकाश आनंद के द्रौपदी वाले इस बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, गलत कॉन्टेक्स्ट से प्रेजेंट किया कि वो किसी एक धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, और उनको है ना काफी ज्यादा मीडिया ने मिलकर ट्रोल किया। दिल्ली के जो चुनाव है वो 5 तारीख को होंगे और मतगणना और परिणाम मतलब रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को आ जाएगा। लेकिन मुझे बस अफसोस इसी बात का है कि कहीं हमको फिर से वही रिजल्ट ना देखने को मिले जो हर बार देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से तैयारी सबकी होती है, चंद्रशेखर आज़ाद की दमदार वाली तैयारी होती है, आकाश आनंद की भी बहुत दमदारी वाली तैयारी होती है, लेकिन रिजल्ट उतने बेहतर नहीं मिल पाते हैं और उससे काफ़ी मायूसी भी लगता है। और अरविंद केजरीवाल इस बार भी अगर जीत गए ना तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस बार उन्होंने यमुना तो साफ की नहीं है। और अगर गलती से बीजेपी जीत गई भाई साहब बवाल मच जाएगा। मतलब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी जो है कब से कोशिश कर रहे हैं, उनने पूरा भारत फतेह कर लिया लेकिन दिल्ली पर झंडा नहीं गाड़ पाए। और इस बार अगर ऐसा होता है तो पता नहीं क्या ही बवाल मचने वाला है, देखा जाएगा। और आज जो है वो 11 जनवरी और आज के दिन चंद्रशेखर आज़ाद के जो पिताजी थे उनका परिनिर्वाण हुआ था और उसके चलते उन्होंने एक बहुत लंबा सा पोस्ट, भावुक कर देने वाला पोस्ट डाला है। चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं, साथियों आज मेरे पिताजी का परिनिर्वाण दिवस है। 11 जनवरी 2013 को वो हमारे बीच से चले गए थे, लेकिन मेरे पिताजी ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो संकल्प मुझसे लिया था, आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अवसर पर मैं उस महान संकल्प को फिर से दोहरा रहा हूँ। श्रद्धेय पिताजी, बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष करूँगा। मैं इस देश के करोड़ों गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों, मजलूमों, शोषित, वंचितों के मान सम्मान के लिए संघर्ष करूँगा व उनके अधिकारों की सुरक्षा करूँगा। हम सब मिलकर इस देश को गैर बराबरी पर आधारित जाति व्यवस्था को समाप्त कर जाति विहीन समाज बनाएंगे और अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों की समता, समानता, बंधुता, भाईचारा पर आधारित मानव कल्याण की विचारधारा को आगे बढ़ाकर समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। हम भारतीय संविधान की रक्षा कर संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके भारत के बेगमपुरा राज स्थापित करेंगे। मुझे आपका पुत्र होने पर बहुत गर्व महसूस होता है। हमेशा आपके दिखाए व हमारे महापुरुषों के दिखाए आदर्शों पर मैं चलता रहूँगा जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस रहेगी। आपका बेटा लोकसभा सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद। वाह, आपका बेटा लोकसभा सदस्य। और आपको पता है पाकिस्तान की है ना लॉटरी लग गई। जैसे होता है ना कोई व्यक्ति जो बहुत गरीब होता है और एकदम से वो रातों रात अरबपति बन जाए, तो क्या होगा सोचिए। पाकिस्तान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया यार। मैं तो खुद सोच के हैरान हूँ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। पाकिस्तान जिसके पास खाने के लाले हैं, जिसके यहाँ सिलेंडर जो है ढंग से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल इतना महंगा है, जो टमाटर हैं इतने महंगे हैं वहां पर। पाकिस्तान में सिंधु नदी के अंदर 32.6 मैट्रिक टन सोना मिला है। ये पूरा 32 किलोमीटर के इलाके में जो है पाया गया है। इसकी कीमत बताई जा रही है लगभग 600 अरब पाकिस्तान रुपए। मतलब सोचिए कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आता जा रहा था और अब रातों रात वो अरबपति मतलब 600 अरबपति बन गया। इतना पैसे का वो करेगा क्या। चलो ठीक है, वैसे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। लेकिन समस्या ये हो रही है कि जैसे ही जब ये लोगों को पता चला ना, तो वहाँ अवैध वो होता है ना खनन, अवैध खनन, जिस तरह से कहीं पर जो नदियाँ होती हैं उनमें से रेत निकाला जाता है, ऐसे ही वहाँ के जो लोकल के लोग हैं ना वो सोना निकालना स्टार्ट कर भी दिए हैं।
अब ये उस पर कितना रोक लगा पाते हैं, कितना पैसा वो खुद इस्तेमाल कर पाते हैं या किसी थर्ड पार्टी को देते हैं सोना निकालने के लिए, वो तो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये ग्वालियर की ठंड बहुत ज़्यादा कर्री पड़ती है इस समय भी जो है, ठंड बाहर निकलो तो पता चल रहा है यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, मैं, कॉर्पस और हमारे एक साथी हैं मौर जी जो पुलिस में हैं, हम लोगों ने मिलकर जो है कुछ लोगों को कंबल बांटे थे। और वहाँ उनकी जो स्टोरी सुनने को मिली थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनको घर से भगा दिया गया था, कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पर सड़कों पर ही जो है बेलदारी कर रहे थे और रहने की जगह नहीं थी। एक तो एक महिला भी मिली हमको जो प्रेग्नेंट थी और सोचिए एक पन्नी के कमरा बनाकर सड़क पर सो रही थी। तो उन सबको कंबल बांटा, काफ़ी अच्छा लगा। वो सारा ब्लॉग जो है वो कॉर्पस ब्लॉग्स पर आएगा, कॉर्पस के चैनल पर, जब 1-2 दिन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और आप लोगों के आसपास भी कोई ऐसे लोग रह रहे हों जिनको मतलब ठंड के टाइम पर कंबल की ज़रूरत है, तो उनको आप जो है अगर कंबल दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको भी राहत मिलेगी। तो आज का ब्लॉग यहीं ठंड में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।